इम्पोर्टेंट चीज है वो ये थी कि अंग्रेजों को सिराजुद्दौला से बहुत सभी राइट्स वापस मिल गए थे जो उनके पास पहले थे। इवन उससे कुछ और ज्यादा भी मिल गए। जैसे पहले फोर्टिफिकेशन का राइट नहीं था उनके पास में कि वो अपनी जो कोठियां थी या कारखाने थे उनका फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उन्हें फोर्टिफिकेशन का राइट भी मिल गया क्योंकि नवाब हार गया था तो ज्यादा राइट दिए गए। अब इसी समय जब क्लाइव को ये पता चल गया कि नवाब बहुत स्ट्रांग नहीं रह गया है तो उसने एक कॉन्स्पिरेसी हैच करना शुरू किया नवाब को हटाने के लिए। वो चाहते थे कि नवाब यहां से हट जाए। तो फिर तो फिर एक सेकंड। तो एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई क्लाइव के अगेंस्ट में, सॉरी, नवाब के अगेंस्ट में। और उसमें जो भी पहले लोग नवाब के खिलाफ थे वो सब उसमें शामिल हुए। जैसे मीर जाफर नवाब का सेनापति था। जगत सेठ जो कि एक इन्फ्लुएंसर बैंकर थे बंगाल के। राय दुर्लभ ये एक आर्मी का जनरल था। मानिक चंद ये कलकत्ता का इंचार्ज था, ऑफिसर था ये भी इसमें शामिल हुआ। और एक व्यक्ति था ओमी चंद, ये मर्चेंट था, व्यापारी था। अंग्रेजों के साथ इसके व्यापारिक संबंध थे तो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। घसीटी बेगम भी और शौकत जंग जो कि पूर्णिया के नवाब थे। इन सबने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी को हैच किया। अच्छा, खादिम खान भी एक और व्यक्ति था। ये भी आर्मी का जनरल था, नवाब की आर्मी का ही। तो इतने सारे लोगों ने मिलकर नवाब को हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत की। और इस कॉन्स्पिरेसी का जो सूत्रधार था वो दो लोग थे, क्लाइव और मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर को वो अब नवाब के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। इसीलिए क्लाइव ने नवाब के ऊपर आरोप लगाकर, झूठा आरोप लगाकर, और नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कोई कारण नहीं था लड़ाई का, ऐसे ही नवाब के खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया और युद्ध की घोषणा कर दी। प्लासी में लड़ाई हुई तो जो होना था वो तो होना ही था। जो नवाब का डिफेंस मिनिस्टर ही या सेनापति ही कुछ नहीं था और उसने बहुत सारी सेना को बिल्कुल अलग कर दिया था। तो नवाब की सेना लड़ी नहीं, बस मीर मदान और मोहन लाल ये दो लोग थे जो कि बहादुरी से लड़े और ये मारे भी गए युद्ध भूमि में। नवाब हार गया और नवाब की हत्या कर दी मीर जाफर के बेटे ने, मीरन ने नवाब का सर काट दिया। इस तरीके से सिराजुद्दौला का अंत हुआ और मीर जाफर बंगाल के नवाब बने। मॉडर्न वर्ल्ड में, मतलब मॉडर्न इंडिया में ही एक पोएट हुए हैं नबी चंद्र, नबीन चंद्र भी कहा गया है उन्हें। बड़े फेमस पोएट हैं ये। तो इन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो कोई केवल बैटल नहीं थी, बल्कि वो एक शाश्वत अंधेरी रात थी। मतलब उसके बाद बंगाल में एक शाश्वत अंधेरी रात की शुरुआत हुई जिसका कोई सुबह नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हो जाती है, वो यही कह रहे हैं, और जिसने पूरे बंगाल को तबाह कर दिया था। तो आप ये कुछ बातें हैं ये लिख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अगले पॉइंट से लिखना। नाउ क्लाइव
नाउ क्लाइव गॉट द क्लू नाउ क्लाइव गॉट द क्लू that Nawab is that Nawab is in a weak stage. नवाब इन अ वीक स्टेज। अब क्लाइव को अब क्लाइव को यह आभास हो गया यह आभास हो गया कि नवाब एक कमजोर स्थिति में थे। सो ही अरेंज्ड अ कॉन्स्पिरेसी सो ही अरेंज्ड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। इसलिए उन्होंने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र की शुरुआत की। इन दिस कॉन्स्पिरेसी, ये पूछा गया है एग्जाम में, इन दिस कॉन्स्पिरेसी मीर जाफर एंड राय दुर्लभ ब्रैकेट में आगे लिखना, मीर जाफर के आगे ब्रैकेट में लिख लेना मीर बख्शी ऑफ नवाब। मीर बख्शी माने डिफेंस मिनिस्टर। मीर बख्शी ऑफ नवाब और राय दुर्लभ के आगे लिख लेना जनरल ऑफ आर्मी। इन दिस कॉन्स्पिरेसी मीर जाफर एंड राय दुर्लभ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इस षड्यंत्र में मीर जाफर ब्रैकेट में लिखना मीर बख्शी एवं राय दुर्लभ सेना के एक सेनापति ने प्रमुख भूमिका निभाई। द अदर persons who were the part of this conspiracy the other persons who were the part of this conspiracy was दूसरे लोग जो कि इस षड्यंत्र का हिस्सा थे इस प्रकार थे। अब इनके नाम लिख लीजिए सबके। जगत सेठ, ठीक है, ये बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इन्फ्लुएंशियल बैंकर ऑफ बंगाल। इन्फ्लुएंशियल बैंकर ऑफ बंगाल, बंगाल के एक प्रभावशाली बैंकर, ठीक है ना। अब हुआ यही कि नवाब ने इनसे पैसा ले लिया था लेकिन नवाब लौटा नहीं पाया क्योंकि नवाब की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी अंग्रेजों की वजह से। तो ये नाराज हो गया, अंग्रेजों से ही मिल गया। अंग्रेजों को भी ये पैसा देता था व्यापार करने के लिए, लेकिन अंग्रेज चुका देते थे। तो सेठ के लिए तो वही व्यक्ति सबसे अच्छा है जो समय पर उसका पैसा लौटा दे। और चूंकि अभी तक भारत में कोई नेशनलिज्म की कॉन्सेप्ट थी नहीं, तो ये कुछ उसमें था नहीं कि भाई ये विदेशी हैं या देशी हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट लिखिए मानिक चंद, इसके आगे ब्रैकेट में लिखना ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैलकाटा। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैलकाटा। नेक्स्ट लिखिए खादिम खान।
खादिम खान, ये भी आर्मी के जनरल थे, तो लिखिए ब्रैकेट में जनरल ऑफ आर्मी, सेना के सेना नायक ओमी चंद। नेक्स्ट लिखिए ओमी चंद, OMICHAND, ओमी चंद। ये भी एक रिच मर्चेंट थे, धनाढ्य व्यापारी थे, तो ब्रैकेट में लिखिए रिच मर्चेंट, और रिच मर्चेंट एक धनाढ्य व्यापारी। नेक्स्ट लिखिए घसीटी बेगम, घसीटी बेगम ये स्टेप मदर थी नवाब की, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए स्टेप मदर ऑफ नवाब, नवाब की सौतेली मां। और नेक्स्ट लिखिए, लास्ट भी है ये, शौकत जंग, शौकत जंग, ब्रैकेट में लिखना नवाब ऑफ पूर्णिया, नवाब ऑफ पूर्णिया, पूर्णिया के नवाब थे बिहार में, और ये चचेरे भाई थे, नवाब के चचेरे भाई थे, तो ब्रैकेट में कजन भी लिख लीजिए, चचेरे भाई, ठीक है, कजन। इन सब लोगों ने, ये सब लोग शामिल थे इस कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। सर मानिक अब चंद का क्या बताया था, कौन थे ये? मानिक चंद कलकत्ता के इंचार्ज थे, जब अलीनगर कलकत्ता को जीत लिया था और उसे नवाब ने अलीनगर का नाम दिया था, तो फिर ये मानिक चंद के अंडर में छोड़ दिया था कलकत्ता। ओके सर। हाँ, इसलिए ये कलकत्ता के इंचार्ज थे, ठीक है। अब देखो कोई लड़ाई का, कोई झगड़े का कारण तो था नहीं, नवाब ने तो, नवाब बेचारा अपनी जान बचा रहा था, वो काहे को लड़ाई करता, लड़ाई का मौका ढूंढना था, तो मौका क्लाइव ने बनाया। उसने नवाब पर झूठा आरोप लगाया कि आपने अलीनगर की जो संधि की शर्तें थी उनका उल्लंघन किया है, और इसलिए हम आप पर हमला करेंगे। तो अगले पॉइंट में लिखना क्लाइव, नाउ क्लाइव, नाउ क्लाइव आरोप को क्या कहते हैं, ब्लेम, आरोप लगा, एलिगेशन। एलिगेशन, करेक्ट, एलिगेशन। नाउ क्लाइव मेड अ false allegation, now Clive made a false allegation against Nawab, against Nawab to disobey, to disobey the condition of, to disobey the condition of the treaty of Alinagar, the treaty of Alinagar। अब क्लाइव ने, अब क्लाइव ने नवाब के ऊपर, अब क्लाइव ने नवाब के ऊपर अलीनगर की संधि की शर्तों, अलीनगर की संधि की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया, को तोड़ने का झूठा आरोप लगाया, ऐसा लिखिए, को तोड़ने का झूठा आरोप लगाया, ठीक है। एंड सून ही डिक्लेयर्ड वॉर, एंड सून ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट नवाब, तथा शीघ्र ही
तथा शीघ्र ही उसने नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना। ऑन 23 जून, तारीख इंपॉर्टेंट है। ऑन 23 जून 1757, on 23rd June 1757, the forces of Nawab and British forces under the leadership of Clive met at met at met at the village of Plassey, met at the village of Plassey। 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को नवाब एवं क्लाइव के अंतर्गत ब्रिटिश सेना प्लासी गांव में युद्धरत हुई। मीर जाफर एंड राय दुर्लभ डिडंट फाइट। मीर जाफर एंड राय दुर्लभ डिडंट फाइट। मीर जाफर एवं राय दुर्लभ लड़े ही नहीं। ओनली स्मॉल ग्रुप led by Mir Madan and Mohanlal fought bravely सर एक बार केवल रिकॉर्ड कीजिए। only small group led by Mir Madan and Mohanlal fought bravely। मीर मदान एवं मोहनलाल के नेतृत्व में मीर मदान एवं मोहनलाल के नेतृत्व में एक छोटी सी टुकड़ी बहादुरी पूर्वक लड़ी। They both were killed in battlefield। They both were killed in battlefield। वे दोनों युद्ध भूमि में मारे गए। सिराजुद्दौला also defeated and killed by मीर जाफर सन
मीरन, मीर जाफर ससन मीरन। सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया एवं मीर जाफर के बेटे मीरन ने मीर जाफर के बेटे मीरन ने उनकी हत्या कर दी। ये पूछा गया है किसने की थी, तो मीरन ने की थी। कहीं कहीं किताबों में मीर जाफर लिखा हुआ मिलता है, वो गलत है। मीरन ने ही इनका गला काट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, बल्कि नोट में लिखिए इसे। फेमस बंगाली पोएट, फेमस बंगाली पोएट नबीन चंद्र सेन, नबीन चंद्र सेन said that Nabeen Chandra Sen said that Battle of Plassey was Battle of Plassey was followed by Battle of Plassey was followed by Night of Eternal Gloom. Battle of Plassey was followed by Night of Eternal Gloom. प्रसिद्ध बंगाली कवि प्रसिद्ध बंगाली कवि नबीन चंद्र सेन ने नबीन चंद्र सेन ने अपनी कविता में कहा, अपनी कविता में कहा कि प्लासी के युद्ध के पश्चात, कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल की गहरी काली रात, बंगाल की गहरी काली रात की शुरुआत हुई। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना, लेकिन पहले समझो। देखो प्लासी ने क्या किया, अंग्रेजों को एक झटके में नॉर्थ इंडिया का कंटेंडर बना दिया। बंगाल की जो सीमाएं थी, देखो बंगाल में उस समय बंगाल बिहार उड़ीसा आता था, तो बंगाल की सीमाएं अवध से लगती थी, क्योंकि बनारस के बाद वही था, बंगाली था। और अब ये बनारस जो था अवध में आता था। इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल में अगर अंग्रेज आए, प्लासी के बाद अंग्रेज आ गए, तो फिर वो पूरे उत्तर भारत के कंटेस्टेंट बन गए, क्योंकि अब उनके पास एक समृद्ध प्रोविंस था। अब वो सीधे तौर पर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते थे, सीधा इंटरवेंशन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया की पावर हो गए अब। इसलिए ये रातों रात तब्दील होने वाली स्थिति थी। जहां पहले ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी थी प्लासी से पहले पहले, अब वो एक पॉलिटिकल फोर्स भी हो गई। और पॉलिटिकल फोर्स भी ऐसी पॉलिटिकल फोर्स हुई जो सीधे तौर पर दिल्ली को प्रभावित कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में था। पहले अंग्रेज केवल दक्षिण भारत में अपनी प्रेजेंस रखते थे और वहीं पर पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा कर रहे थे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी प्लासी में मिली, बंगाल में मिली। इसीलिए कहते हैं कि
भारत की चाबी को क्लाइव ने बंगाल में खोजा था। इसीलिए तो आप इस पॉइंट को लिखिए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी मेड इंग्लिश या मेड ब्रिटिशर्स मेड ब्रिटिशर्स a contender of a contender of North India, a contender of North India in a single stroke, contender of North India in a single stroke। प्लासी के युद्ध ने प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को एक झटके में ही एक झटके में ही उत्तर भारत की उत्तर भारत की राजनीति का उत्तर भारत की राजनीति का प्रमुख कार्यकर्ता बना दिया। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि बंगाल के रिच रिसोर्सेज उनके हाथ लग गए। इन रिच रिसोर्सेज की मदद से उन्होंने कर्नाटक में हराया फ्रांसीसियों को। तो फ्रांसीसी बाहर हो गए भारत से, अब मोनोपोली रह गई अंग्रेजों की। बचे डच, डचों को भी अभी हरा दिया उन्होंने बंगाल में ही। मैंने आपको बैटल ऑफ बेदेरा लिखवाई है, जिक्र करेंगे अभी आगे उसका। बंगाल में हुआ ये कि जब मीर जाफर अब नवाब बन गया तो उसने अंग्रेजों को खूब पैसा दिया। क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन दिया गया। क्लाइव ने लूट मार भी खूब की क्योंकि मौका मिला। मीर जाफर से लगातार अंग्रेज पैसे की मांग करते रहे। जब मीर जाफर को यह लगा कि ये तो उसने गलत कर लिया है, तो उसने अंग्रेजों के खिलाफ डचों की सहायता लेने की कोशिश की, क्योंकि बंगाल में डच भी थे और वो एक पावर भी थे डच। अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला कि मीर जाफर डचों से मदद ले रहा है, तो उन्होंने डचों को हराया बेदेरा के बैटल में 1759 में, केवल 2 साल बाद। और इस तरीके से उसके बाद डच भी भारत के बाहर हो गए। इसलिए अब कोई शक्ति नहीं बची भारत में जो अंग्रेजों को ओपोज कर सकती थी, फॉरेन पावर। फ्रांसीसी पहले बाहर हो गए, डच अब बाहर हो गए, इसलिए अंग्रेजों की मोनोपोली बन गई। और मोनोपोली जहां भी हो जाती है वहीं खूब लाभ होता है ना। तो लिखिए इसमें, द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल played decisive role played decisive role in Anglo-French struggle in South India। बंगाल के धन ने बंगाल के धन ने आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा में, ऐसा लिखना, दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिशर्स डिफीटेड ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच ड्यू टू द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल ड्यू टू द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बंगाल के समृद्ध स्रोतों के बल पर हराया। बंगाल के समृद्ध स्रोतों के बल पर हराया। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट से लिखना, एक तो ये हुआ, तीसरा पॉइंट लिखना है ना। देखो, पहले अंग्रेज व्यापार करते थे और जो उनकी जो सेना थी वो केवल अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए वो रखते थे उस सेना को। लेकिन प्लासी ने उन्हें पॉलिटिकल पावर बना दिया। अब वो एक बड़ी सेना रख सकते थे और वो भी बंगाल के धन से ही रख सकते थे, अपनी जेब से उन्हें कोई पैसा खर्च नहीं करना था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने ये पॉलिटी वाले बैच में देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी एक कंपनी ही थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो व्यापार से लाभ कमाना था, युद्ध करना नहीं था। युद्ध करना सेकेंडरी था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने से ज्यादा लाभ कमाया जा सके व्यापार से उतना कमाइए, और अगर व्यापारिक लाभ के लिए युद्ध लड़ना पड़े तो लड़िए। ये बेसिक रीजन था इसके पीछे। लेकिन जब बंगाल से उन्हें पैसा मिल गया तो अब वहीं से वो बड़ी सेना रख सकते थे, अनओपोज रख सकते थे। तो उन्होंने फिर एक बड़ी सेना रखी और जिसकी सहायता से उन्होंने भारत की जो अन्य शक्तियां थी उन्हें हराया। बाद में तो वो एक ऐसी नीति बना देंगे सब्सिडायरी अलायंस की, करेंगे चर्चा, कि फिर उन्होंने सेना भी नहीं रखी, सेना भी दूसरे राजाओं के खर्चे पर ही रखी और उन्हीं के खर्चे पर सेना रख के भारत को जीत लिया। क्योंकि वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो ये कहते थे कि हम तो व्यापार करना जानते हैं, हम सेना रखना नहीं जानते हैं। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे, गवर्नर जनरल या वायस रॉय, उनको उन्होंने बोल दिया था कि वे सेना रखनी है तो आप देख लो उसको। तो वेलेस्ली ने सब्सिडायरी अलायंस बनाया और उसमें ये खास बात रखी कि राजा, भारतीय राजाओं के खर्चे पर ही उन्होंने अपनी सेना भी रखी, पाली, और उनके खिलाफ ही उसे यूज किया। खैर, फिलहाल इसमें लिखिए तीसरे पॉइंट में, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कुड मेंटेन नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कुड मेंटेन a large army could maintain a large army on the behalf of rich resources of Bengal। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के समृद्ध स्रोतों बंगाल के समृद्ध स्रोतों के बल पर एक मजबूत सेना रख सकती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, आफ्टर प्लासी आफ्टर प्लासी मीर जाफर became मीर जाफर became the Nawab of Bengal।
द नवाब ऑफ बंगाल। प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर बंगाल के नवाब बने। ठीक है। अब इन्होंने खूब पैसा दिया, क्लाइव को भी खूब दिया। इवन ये किया, एक वहां पर अभी भी बंगाल में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है ये। 24 परगना की जमींदारी दे दी अंग्रेजों को ही, जमींदारी अधिकार दे दिए गए। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पहले तो ये 3,000 रुपए देते थे, तब इनका सामान टैक्स फ्री होता था एनुअली, वो भी समाप्त कर दिया। अब इनका सामान ऐसे ही टैक्स फ्री हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। क्लाइव को खूब पैसा दिया व्यक्तिगत रूप से भी। तो लिखिए इन्होंने अगले पॉइंट में, मीर जाफर गेव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीर जाफर गेव ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर गेव ईस्ट इंडिया कंपनी द जमींदारी राइट्स ऑफ 24 परगना, द जमींदारी राइट्स ऑफ 24 परगना। मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगने के जमींदारी अधिकार दे दिए। ये जगह है और कुछ नहीं है, नाम है 24 परगना। 24 परगने के जमींदारी अधिकार दे दिए। एंड ऑल्सो he gave undisputed right right to free trade, ऐसा लिखिए, right to free trade, undisputed right to free trade in Bengal, Bihar and Odisha, in Bengal, Bihar and Odisha। इसी के साथ मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार के संपूर्ण अधिकार दे दिए। He personally gave various presents to Clive। He personally gave various presents to Clive। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी क्लाइव को अनेक उपहार दिए। ठीक है। देखो 1760-61 में ना क्लाइव वापस चला गया था इंग्लैंड, 1760-61 में। जब वो इंग्लैंड गया उस समय उसकी एज 34 वर्ष थी, वापस यहां से लौट के। और वो इंग्लैंड के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। ये कहते हैं कि उसकी वहां पर जो व्यक्तिगत संपत्ति थी वो 1.5 लाख पाउंड से भी ज्यादा थी। और ये सब इसलिए था क्योंकि मीर जाफर को उसने खूब लूटा यहां पे। फिर वापस लौट के आएगा अभी वो 1765 में, बल्कि हाँ 65 में ही आएगा। इलाहाबाद की संधि करने के लिए उसे ही भेजेंगे, लेकिन वो यहां से चले गए थे 1760-61 में।
नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। देखो, जब मीर जाफर को ये लगा, अब लगातार अंग्रेजों का लालच बढ़ता जा रहा था, तो मीर जाफर से रोज मांग करते थे कुछ ना कुछ देने की। तो मीर जाफर दुखी हो गया। अब उसने डचों से बात करना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजी शक्ति से पीछा छूटे। अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई, उन्होंने डचों को पहले ही हरा दिया। तो लिखिए इसमें, मीर जाफर फाउंड दैट मीर जाफर फाउंड दैट the greed of Britishers, the greed of Britishers would never be last, would never be last. मीर जाफर को यह एहसास हो गया, मीर जाफर को यह एहसास हो गया कि अंग्रेजों का लालच समाप्त होने वाला नहीं है, कि अंग्रेजों का लालच समाप्त होने वाला नहीं है। So he signed a pact with Dutch, signed a pact with Dutch. इसलिए उसने डचों के साथ समझौता कर लिया। बट क्लाइव सून thwarted their design, thwarted तहस नहस कर देना, thwarted THWARTED, but Clive thwarted their design and defeated the Dutch at the Battle of Bedera. At the Battle of Bedera, क्लाइव ने शीघ्र ही उनके षड्यंत्र को परख लिया, एवं डचों को 1759 में, अब ये बेदेरा के आगे 1759 लिख लेना जरूर, डचों को 1759 में बेदेरा के युद्ध में हराया। BEDARA, बेदेरा इंपॉर्टेंट है। डचों को बेदेरा के युद्ध में हरा दिया, ठीक है ना, डच हार गए। अब मीर जाफर को भी रिप्लेस कर दिया गया। फिर मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, तो मीर जाफर की जगह फिर मीर कासिम को नवाब बनाया। फिर वही हुआ, मीर कासिम ने खूब पैसा दिया अंग्रेजों को, लेकिन मीर कासिम एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने पैसा तो दिया, जमींदारी भी दी, बर्दमान की, मिदनापुर, चिटगांव, ये सब इनकी जमींदारी भी दे दी अंग्रेजों को। लेकिन वो जल्दी ही अंग्रेजों के चंगुल से दूर होना चाहता था, तो उसने क्या किया, अपनी राजधानी बदल दी। पहले राजधानी थी बंगाल की, हमेशा मुर्शिदाबाद रही है, तो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद पहले। इस समय भी मुर्शिदाबाद ही थी जब मीर कासिम बना नवाब। वो राजधानी को चेंज करके मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने का एक रीजन ये था कि जो मुर्शिदाबाद था वो समुद्र के किनारे था। मतलब समुद्र के किनारे क्या, वो गंगा के किनारे था, लेकिन समुद्र के रास्ते आसानी से आया जा सकता था।
और अंग्रेजों के पास नावल फोर्स थी, उसी के बल पर वो जीतते थे। तो मीर कासिम को ये लगा कि अगर कहीं प्लेन एरिया में और समुद्र से दूर अगर राजधानी ले जाई जाए तो अंग्रेजों का वहां प्रभाव कम रहेगा, अंग्रेज वहां कम सक्सेसफुल होंगे। ये एक उनका रीजन था, तो राजधानी ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है, तो लिखिए इसमें अगले पॉइंट में, आफ्टर मीर जाफर, या ऐसा लिखना मीर जाफर वॉज रिप्लेस्ड, मीर जाफर वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम, बाय मीर कासिम। मीर जाफर के पश्चात, मीर जाफर के पश्चात मीर कासिम को, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ही वॉज द सन इन लॉ, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर कासिम, सॉरी, मीर जाफर, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। वे मीर जाफर के, वे मीर जाफर के दामाद थे। नाउ मीर कासिम, नाउ मीर कासिम गेव, नाउ मीर कासिम गेव ब्रिटिशर्स, नाउ मीर कासिम गेव ब्रिटिशर्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्दमान, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्दमान, मिदनापुर, मिदनापुर एंड चिटगोंग, एंड चिटगोंग। मीर कासिम ने अंग्रेजों को, मीर कासिम ने अंग्रेजों को बर्दमान, मिदनापुर एवं चिटगांव के जिले दिए, एवं चिटगांव के, या चटगांव भी कह सकते हैं, के जिले दिए। ठीक है, बट अगले पॉइंट से लिखना, बट मीर कासिम वॉज, बट मीर कासिम वॉज एन इंडिपेंडेंट माइंड रूलर, एन इंडिपेंडेंट माइंड रूलर। परंतु मीर कासिम, परंतु मीर कासिम एक स्वतंत्र, एक स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल, he transferred his capital from Murshidabad to Munger, from मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। उन्होंने अपनी राजधानी को, उन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, यहां पर नोट लिखना, या नोट रहने दीजिए, कंटिन्यूएशन में लिखना, बिकॉज, बिकॉज ही वांटेड टू कीप अवे, because he wanted to keep away from the British influence,
because he wanted to keep away from the British influence, क्योंकि वे स्वयं को क्योंकि वे स्वयं को ब्रिटिश प्रभाव से दूर रखना चाहते थे। ठीक है ना। अब देखो, उन्होंने ना एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया, अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज किया और यूरोपियन लाइंस पर उसे ट्रेन करने की कोशिश की। कुछ यूरोपियन लोगों को भी रखा सेना में ट्रेन करने के लिए आर्मी को, और मुंगेर में ही तोड़ेदार तोपें बनाने की उन्होंने फैक्ट्री लगाई, जिसमें तोड़ेदार तोपें बनती थी। आपने देखा होगा ये मुंगेर का जो असला मार्केट है ना, ये इलीगल असला मार्केट, ये तभी से है क्योंकि मुंगेर में ये तोपे बनाने के कारखाने लग गए थे, तोपे और बंदूकें बनाने का, और उसके बाद अंग्रेजों के समय से वहां ये होता है काम। इसलिए जो वहां की जनरेशन है वो लगातार सीखती रही है, तो वहां अभी भी ये काम होता है। तो नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट में, या बल्कि कंटिन्यूएशन में लिखना, ही डू वेरियस रिफॉर्म, ही डज, बल्कि डिड होगा, ही डिड वेरियस रिफॉर्म्स, he did various reforms in army and also try to organize it and also tried to organize it on European lines, on European lines। ठीक है। उन्होंने सेना में उन्होंने सेना में अनेक प्रशासनिक सुधार किए, उन्होंने सेना में अनेक प्रशासनिक सुधार किए तथा उसे यूरोपियन तर्ज पर तथा उसे यूरोपियन तर्ज पर